नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं संत कुमार पटेल। आइए आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी युवा से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपनी छवि को बिखेरने के लिए तैयार हैं। ऐसे शख्सियत जो सरदार आज के युग के युवाओं के लिए सरदार भगत सिंह से कम प्रेरणा के स्रोत नहीं है। यंग आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संयोजक जिनका नाम हम बड़े अदब से लेना चाहेंगे, इंजीनियर जितेंद्र पटेल जी से मुखातिब करवाते हैं आपको। इंजीनियर साहब नमस्कार, एसपी न्यूज उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी एसपी न्यूज के कार्यकर्ता, जितने भी जो संवाददाता, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा। आपके द्वारा लगातार पंथ के अंतिम व्यक्ति को न्यूज के माध्यम से चौथे स्तंभ में उनको जगह मिल रही है, इसके लिए आपको पूरे यंग आर्मी परिवार की ओर से हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। इंजीनियर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यंग आर्मी के, तो आपका संगठन या आपके मन में ऐसा भाव कैसे आया कि किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को हम तैयार करें जिससे जो हमारे युवा हैं उनको भी नई दिशा और दशा बदलने का काम किया जाए? देखिए, सर्वप्रथम मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे जो आदर्श हैं, जिन्हें हम दिल से और दिमाग में शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वो हमारे अगुआ हैं। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर, उनके छोड़े हुए भारत बनाने वाला जो सपना था, उसी सपने को साकार करने के लिए हम यंग आर्मी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता हो कि 1907 में जब शहीद आजम भगत सिंह का जन्म होता है, उसके 12 साल बाद एक ऐसा कांड होता है जिसे हम सब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और उस जलियांवाले बाग हत्याकांड को अपने आंखों के दृश्य से भगत सिंह देखते हैं और उसके देखने के बाद उनके मन में एक ऐसा ज्वाला फूटती है, उनके मन में एक संकल्प बनता है कि अब इस देश के लिए हम अपनी जवानी को लुटा देंगे, इस देश के लोगों के लिए। अबे अगर मुझे हंसते हंसते फांसी के फंदे पे भी लटकना पड़े, इन अंग्रेजों को धूल चटाने में हम वक्त नहीं गंवाएंगे। 1919 के बाद उन्होंने एक ऐसे संगठन की नींव रखी थी जिसे नौजवान भारत एकता के नाम से जानते हैं। तत्पश्चात उनकी जो है मुलाकात हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी से होती है, और राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो योगदान भगत सिंह के लिए था, उसी के योगदान के लिए हम यंग आर्मी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता हो, 23 मार्च 2019 को हमारे सभी क्रांतिकारी साथी मिलकर हम लोग अल्फ्रेड पार्क में एक योजना बनाते हैं, और उस योजना का नाम होता है युवाओं के शोषण। युवाओं के साथ हो रहे लगातार शोषण, उनके साथ हो रहे भेदभाव को मिटाने के लिए यंग आर्मी एक मंच बनाया गया, जिस मंच का संस्थापक अध्यक्ष हूं। और उस मंच की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज तक जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, देश की आज़ादी के लिए 6,32,000 नौजवानों ने देश के लिए शहादत तो दिया, लेकिन जब उनकी भागीदारी हिस्सेदारी की बात आती है, तब ये राजनीतिक पार्टी के लोग उन्हें दरकिनार करने का काम करते हैं, उन्हें चटाई और दरी बिछाने का काम करते हैं, और वो अपने राजनीतिक पार्टियों की रीढ़ बना करके उन्हें सड़क पर लाठी डंडे मार खाने के लिए, आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतार देते हैं। लेकिन जब विधायक और सांसद का टिकट बंटने लगता है तो उनको अनमेच्योर करके किनारे करने का काम करते हैं। इन्हीं सब दृश्यों को देखकर मेरे मन में एक ऐसी आशाएं जगी जिससे मुझे लगा, नहीं, जो आया है वो तो जाएगा ही, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएं जिससे हमारे भगत सिंह के सपने को साकार करने में थोड़ा सा योगदान जितेंद्र पटेल का भी इस देश के लिए हो। और उसी के दृश्य में हम लोगों ने लगातार प्रदेश के 35 जनपद में लगातार संघर्ष कर रहा हूं, कुछ करने के लिए नहीं, सिर्फ भगत सिंह के सपने को साकार करने के लिए लगातार अपने घर बार को छोड़कर निकल चुका हूं। और निकला इसलिए हूं क्योंकि देश की आज़ादी के लिए हमारे जिस तरीके से नौजवानों ने, जिस तरीके के नौजवानों के परिवारों ने अपने पुत्र को खोया, अपने भाई को खोया, अपने बेटे को खोया, उसी तरीके से मुझे लगा कि जिस तरीके से जितना नेतृत्व हमारे युवाओं को मिलना चाहिए, उतना नेतृत्व हमारे युवाओं को नहीं मिल रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टी के लोग युवा मोर्चा के नाम पर एक ढकोसला बनाकर रखे हैं, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग
लेकिन जब युवा मोर्चा की बात आती है, उनके भागीदारी की बात आती है, उनके टिकट की बात आती है, तो उनको कहीं ना कहीं उनसे पैनल में उनको जगह नहीं मिलता है। वो पैनल की बात कर रहा हूँ जो टिकट बंटवारे के समय में उस पैनल का यूज किया जाता है। उस पैनल में नौजवानों को, जो कि आपको मालूम हो कि भारत एक युवा देश है और पूरे विश्व में भारत एक 65% युवा वाला देश है। जैसा कि 65% युवा देश तो है, लेकिन यहाँ नेतृत्व प्रतिनिधित्व 0% है युवाओं का। और इसी नेतृत्व प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए हम लोग यंग आर्मी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष करते करते अगर अपने आप को शहादत देनी पड़ी तो इसके लिए पीछे हटने का काम नहीं करूंगा। और या पार की लड़ाई लड़ने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग हर तरीके से तैयार हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 2019 में आप यंग आर्मी का गठन करते हैं, तो क्या 2019 और 2020 इस बीच में जितने भी बेरोजगार युवा हैं, आप या आपके संगठन के द्वारा युवाओं के लिए या युवतियों के लिए आपके द्वारा कुछ किया गया है ऐसा? आपको मैं बता देना चाहूँगा, इलाहाबाद में हमारे नौजवानों ने जिस तरीके से थाली और ताली बजाने का कार्य किया था, हमारे यंग आर्मी संगठन का उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा था। और ये हिस्सा इस तारीख के लिए था, वहाँ हमारे नौजवानों के अधिकार की बात थी, उनके सम्मान की बात थी। और सम्मान की बात इसलिए थी क्योंकि वहाँ हम लोगों को दिखाना था कि नौजवानों की ताकत क्या है। वहाँ ना कोई जात, ना कोई भेदभाव, ना कोई धर्मवाद। वहाँ सिर्फ अगर किसी एक चीज़ की ज़रूरत थी तो वहाँ शिक्षा की ज़रूरत थी, रोजगार की ज़रूरत थी। और उस रोजगार के लिए हम लोगों ने हर तरीके का योगदान नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए संकल्प लिया हूँ। इंजीनियर साहब, एक शब्द और हमारे दर्शकों के विचारों में आ रहा होगा कि आप यंग आर्मी को बनाए हैं। यंग आर्मी एक ऐसा संगठन है जो युवाओं को सिर्फ लेकर के चल रहा है, युवतियों को लेकर के चल रहा है। तो क्या आप इसे यानी यंग आर्मी को आप राजनीति से जोड़ना चाहते हैं, या राजनीति इस प्लेटफॉर्म से आप करना चाहते हैं, या आपके युवा करना चाहते हैं ऐसा? देखिए, मैंने सीधे संकेत दे दिया कि हमारे जिस तरीके से हमारे यंग आर्मी में हम लोगों ने वरिष्ठ मोर्चा बनाकर एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया है, उस संदेश में सीधे सीधे झलक रहा है। झलकने का बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है, मैं बार बार कहता हूँ, यह देश 65% युवाओं वाला देश है। जिस तरीके से जितने भी विकसित देश हैं, आपका कनाडा, जापान, नीदरलैंड, आपका वह देश युवाओं के नेतृत्व से चलता है, युवाओं के प्रतिनिधित्व से चलता है, न कि बुजुर्गों के प्रतिनिधित्व से चलता है। उसी तरीके से मेरा संकल्प है, मेरा परिकल्पना है कि यह देश भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत से, युवाओं के प्रतिनिधित्व से, युवाओं के नेतृत्व से चलना चाहिए, जिससे हमारा भी देश विकसित देश की श्रेणी में गिना जाए। एक शब्द आ रहा है जो हमारे दर्शकों के मन में अभिलाषा ऐसी होगी कि भाई आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में यंग आर्मी या आपका संगठन आप क्या करना चाहते हैं? ऐसा कोई आपके मुद्दे हैं जो आप 2022 के चुनाव में युवाओं के प्रति से तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए आप कहना चाहते हो या देना चाहते हो? देखिए, हम लोगों की लड़ाई सीधी है। सीधी इस बात की है, हमारा जो संगठन है अराजनैतिक संगठन है। हम लोगों का उद्देश्य है कि जिस तरीके से पूरे देश में 65% युवा यहाँ हिस्सेदारी अपनी मांग रहा है, उसी तरीके से हम लोग जिस तरीके से सब जानते हैं, यह देश दो ही प्लेटफॉर्म से चलता है, एक सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म से और एक इलेक्टेड प्लेटफॉर्म से। जिस तरीके से हमारे सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म में भागीदारी है, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे इलेक्टेड प्लेटफॉर्म में भी भागीदारी हो। जब तक हम लोग इलेक्टेड प्लेटफॉर्म में भागीदारी नहीं निभाएंगे, तब तक हमारे देश की दिशा और दशा बदल नहीं सकती है। इसके लिए कहीं ना कहीं किसी को भगत सिंह बनना पड़ेगा, किसी को राजगुरु बनना पड़ेगा, किसी को सुखदेव बनना पड़ेगा, किसी को तात्या तोपे बनना पड़ेगा, किसी को बाल गंगाधर तिलक बनना पड़ेगा, तो किसी को अब्दुल कलाम बनना पड़ेगा, किसी को वीर अब्दुल हामिद बनना पड़ेगा। यह दौर आ चुका है और इसीलिए मैं अपने नौजवानों से निवेदन करता हूं, आइए हम सब अपनी शक्ति को पहचानें, 65% युवाओं की ताकत को पहचानें और सभी पार्टियों में एक आरक्षण लागू कराएं, जो आरक्षण का नाम है 50% आरक्षण
50% इस बात का कि सभी राजनीतिक पार्टी के लोग 50% सीट युवाओं के हक में दें, युवाओं को नेतृत्व देने का काम करें, युवाओं के प्रतिनिधित्व देने का काम करें। यह सभी राजनीतिक पार्टी अपने पार्टी में करें। जो पार्टी में अपने इस तरीके की भूमिका निभाएगा, यंग आर्मी उसके साथ रहेगी। जो पार्टी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, व्यवस्था की बात करेगा, वह राजनीतिक पार्टी के लिए संघर्ष करने के लिए पीछे नहीं हटेगी, लेकिन अपने मुद्दे को कहीं ना कहीं मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाना, मुद्दे को पूर्ण रूप से लागू करना है सरकार बनने के बाद। जहां आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अभी हाल ही की बात है, उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तमाम रोजगारों की बात कर रहे हैं, तमाम रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारे रोजगार जो कह रहे हैं वो धरातल पर, जमीन पर आकर के उतरेंगे, काम करेंगे? देखिए, ये आज जो सरकार में बैठे हुए लोग इस तरीका का स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट अपने आप से नहीं दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों की एकता की वजह से, नौजवानों की ताकत की वजह से, नौजवानों के एक मंच, एक विचारधारा, एक संकल्प, एक इरादा, और इरादा वह है रोजगार छीनने का। उसी इरादे को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट का सीधा उदाहरण है, यानी कि बहुसंख्यक हमारे छात्रों का है, बहुसंख्यक हमारे युवा हैं। और युवा, जो भी युवाओं ने अपने अधिकार के लिए निकलकर सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज उठाए थे, वह किसी जाति और किसी धर्म की आवाज नहीं उठाए थे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की आवाज उठाए थे, इसलिए उनको झुकना पड़ा। और मैं तो आपसे यही बताना चाहूंगा कि इस तरीके का नौजवान जिस दिन निकल गया, जिस दिन भगत सिंह के रास्ते पे हम लोग चल दिए, जिस दिन हम लोग अपने अधिकार के लिए काम करना चालू कर दिए, ये राजनीतिक पार्टी के लोग सिर्फ अगर किसी की बात करेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेंगे। आगे आने वाले चुनाव में इन तीनों मुद्दा के सिवा चौथा मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। जी, मैं ये कहना, ये लास्ट सवाल जो है, आखिरी सवाल आपसे, हमारे दर्शक को भी पहुंचना चाहते होंगे, देखना चाहते, सुनना चाहते होंगे आपके मुखार बिंदु से, कि इस महामारी के लॉकडाउन के समय में सारे विद्यालय, सारे शिक्षा के मंदिर जो हैं बंद हैं, और सारे विद्यालय, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जो कॉन्वेंट विद्यालय हैं, वो सारे ऑनलाइन शिक्षा देने का वादा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन युवाओं को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, युवतियों को पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कितनी पूर्णता, कितनी मजबूती है इसमें कि ऑनलाइन शिक्षा से युवा मजबूत हो सकता है, या ऑनलाइन से युवा शिक्षित वर्ग जितने भी जो बच्चे हैं वो बढ़ सकते हैं कि नहीं, पढ़ाई अच्छी है? जहां तक देखा जाता है कि भाई टीचर ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर के बच्चों को अपने क्लास में लेकर के पढ़ाते हैं, फिर भी ये होता है कि हमारे जो उनके गार्जियन है कहते हैं हमारा बच्चा कमजोर है, हमारे बच्चे को ये चीज नहीं आ रहा, हमारा बच्चा इस ढंग से नहीं हो रहा है। तो क्या ऑनलाइन शिक्षा से बच्चे का मानसिक शिक्षा जो है वो मजबूत हो रहा है या मजबूत होगा? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शुरुआत से ही इसका सबसे पहले निकलकर इसका विरोध किया। विरोध इस बात का किया, यह देश 75% गरीब, किसान, बेरोजगार और मजदूरों के बच्चे जो है शिक्षा पद्धति से जुड़े हैं। और आप सोच सकते हैं कि एक गरीब, किसान, मजदूर के बेटे और उनके परिवार के हालात क्या हैं कि वह 20,000, 25,000 का फ़ोन जो है नहीं रख सकता। और आपका मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि अगर वह बच्चा अगर कहीं से फ़ोन की व्यवस्था कर लेता है तो वह कहीं ना कहीं उसमें पबजी खेलने में व्यस्त हो जाता है, उसमें गेम खेलने में व्यस्त हो जाता है, और कहीं ना कहीं दूसरे कार्य करने में जो है वह व्यस्त हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि इस तरीके की ऑनलाइन व्यवस्था से हमारा पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का बच्चा, उससे उसका उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ऑनलाइन पद्धति जो पढ़े लिखे, जो शिक्षित परिवार हैं वो जो है फॉलो कर सकते हैं, उनका जो है ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जो मजदूरी कर रहे हैं दिन भर, जिनके जो है पिताजी किसान हैं और जो बाहर शहर में रह रहे हैं, उनका बच्चा का जो है मार्गदर्शक कौन बनेगा? इस पर भी सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो हम तो यही निवेदन करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हर तरीके का जो है लॉकडाउन के समय हर व्यवस्थाएं खोलने का काम किया गया, हर व्यवस्था देने का काम किया गया, विद्यालय भी खोलने का काम करें
और जिस तरीके से किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले कोरोना की जांच होती है, उसी तरीके से एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, उस विद्यालय के सामने एक सेंटर बनाया जाए, वहाँ से सैनिटाइज हो और उसके बाद वहाँ से चेकअप हो, उसके बाद तब उनकी एंट्री हो, जिससे वहाँ जब तक ऑफलाइन व्यवस्था नहीं होगी बच्चों, तब तक हमारे गरीब किसान मजदूर के बच्चे शिक्षा से जुड़ नहीं सकते, उनका शिक्षा से कहीं ना कहीं मनोबल टूटने का काम हो रहा है। जी, बात किसानों की आप कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि भाई इस समय किसान कृषक विधेयक बिल जो है वो पारित हो रहा है, तमाम किसान इस मुद्दे को लेकर के रोड पर हैं, सदन में भी इसकी गर्मा गर्मी चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीधा का सीधा ये मतलब है कि जिस तरीके से अगर देश का सर्वाधिक आबादी वाला व्यक्ति अगर किसी भी विधेयक का अगर विरोध करता है तो वह कहीं ना कहीं विधेयक टोटल गलत होता है। जिस तरीके से आपने किसान बिल की बात की, मैंने भी जो जाना जो पढ़ा, वास्तव में ये किसान विधेयक बिल जो है सरासर किसानों के हित में नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं जो पूंजीपति हैं, जो धन्ना सेठ हैं, वो लगातार और मोटे होने का काम करेंगे और मजबूत हो जाएंगे और गरीब किसान हमारा गरीबी की ओर बढ़ता चला जाएगा। उसका कोई ना कोई सहारा नहीं मिलेगा। अगर उसका 10 रुपए का अनाज रहेगा तो 10 रुपया का तो खरीद लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वह अनाज जो खरीदने का काम करेगा, जो धन्ना सेठ खरीदेगा, उसको कहीं ना कहीं डंप करने का भी काम करेगा और वो डंप करने के बाद उसी किसान के 3 महीने के बाद उसे 50 रुपए किलो देगा, 100 रुपए किलो वो देगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर सकता। यह सब इस बिल में नोट है। तो हमारे हिसाब से ये किसान विधेयक बिल सरासर किसानों के हित में नहीं है। इसे तत्काल जो है निरस्त करना चाहिए सर, और किसानों के हित में सोचना चाहिए। जी, जैसे आप युवा और युवतियों का अगुवाई कर रहे हैं, आप अगुआ हैं, आपको युवा और युवतियां आपको अपना अगुआ मानती हैं, तो हाथरस में एक ऐसी बेटी के साथ, ऐसी बहन के साथ जो दरिंदगी हुई है और उसकी मौत कल हो जाती है और उसके घर के परिवार के लोग तड़प रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि धमकियां भी उनके घर पर दी जा रही हैं, तो उस बहन या उस बेटी के लिए आप या आपका संगठन कुछ सड़कों पर उतर करके कुछ करने का काम कर रहा है कि नहीं? देखिए, हम लोग लगातार जो है बने हुए हैं, उस घटना पर डायरेक्ट जो है हम लोग अपने लोगों को भेज चुके हैं और लगातार उस परिवार से जो है हमारे कार्यकर्ता जो हैं मिल रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी हम लोग संविधान, बाबा साहेब के संविधान के बनाए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अगर बाबा साहेब के संविधान से उनको न्याय मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों को अगर सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भगत सिंह के आदर्शों को मानते हैं, भगत सिंह हमारे आदर्श हैं, तो हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है। अगर माले से मानेगा तो माला से मनाएंगे, अगर भाले से मानेगा तो उसको भाले से मनाया जाएगा। तो अगर उस तर्ज पर अगर उस परिवार को न्याय मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसी तर्ज पर काम करने का काम करेंगे और उस परिवार के लिए हर तरीके से खड़े रहेंगे। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस मामले को तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको आप अपने आप संज्ञान में लीजिए, प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाइए और जो भी इस तरीके से जघन्य अपराध किया है उसके साथ ऑन द स्पॉट उस परिवार के साथ न्याय मिलना चाहिए और उस अपराधी को कहीं ना कहीं सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे एक मिसाल कायम हो। जी, लास्ट सवाल इंजीनियर साहब आपसे, जो कि आपके चाहने वाले या आपके साथ चलने वाले युवा और युवतियां जो हैं वो ये सोचती होंगी कि इंजीनियर साहब कहीं ना कहीं हम सबके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करेंगे, तो क्या आपके समर्थन की सरकार उत्तर प्रदेश में 2022 में बनती है तो युवाओं और युवतियों के लिए ऐसा कुछ आप करना चाहेंगे जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो? देखिए, हम लोग सरकार बनने से पहले वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे लोग हमारे ही मुद्दे के ऊपर सरकार बनाने का काम करें। मेरे कहने का मतलब सभी राजनीतिक पार्टियों को मेरा एक गर्मजोशी से उनके लिए मैसेज है, संदेश है कि आप 65% युवाओं की ताकत को समझिए। अगर नहीं समझेंगे तो यंग आर्मी आ चुकी है और यंग आर्मी के जितने भी युवा साथी लगातार जुड़ रहे हैं वो सब आपको समझाने में
कदापि चिंता नहीं करेंगे। अब वो दिन गया जब हमारे लोग कहीं ना कहीं दूसरे हिंदू मुस्लिम के नाम पे, पाकिस्तान भारत चीन के नाम पे, कहीं ना कहीं इन सब के नाम पर वोट नहीं होगा इस बार हमारा सब नौजवान शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने 50% भागीदारी के नाम पर वो वोटिंग करेगा। और ये सब मुद्दा जो भी पार्टी लाएगी, और पहला नंबर तो फॉलो करेगी। जैसे टिकट लोग 2022 का आपने जिक्र किया, 2022 में जो 50% टिकट युवाओं को देगा, हमारा यंग आर्मी संगठन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और उसको समर्थन देने का काम भी करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर जितेंद्र पटेल जी। अभी आप के साथ हमसे बातचीत करने के लिए इंजीनियर जितेंद्र पटेल जी थे। मित्रों, हम चाहते हैं कि हर वो युवा, हर वो किसान खुशहाल हो, हर वो युवतियां सुरक्षित हो, हर वो वृद्ध स्वास्थ्य से जुड़ा हो। इसी मुद्दे को लेकर के हम फिर अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।